हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिग्मा मैथ बाय पुनीत सैम में। तो आज हम 10th क्लास का सबसे अच्छा चैप्टर करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो ये सुनते ही आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा, व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले हमें ये जानना है कि होती क्या है, क्योंकि बाद में ही उसका हम कुछ पढ़ेंगे, उसका सॉल्यूशन वगैरह क्या होता है। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपने जरूर सुना होगा सेकंड चैप्टर में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सुना था। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उससे ज़्यादा कुछ डिफरेंट होती नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहले हम बेसिक करेंगे और जानेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल में होती क्या है और उसका क्या हमें सॉल्यूशन करना है, कैसे करना है, किस मेथड से करना है। ये सब हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास होती है एक ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या हो 2। अब डिग्री के बारे में आपने सेकंड चैप्टर में अच्छे से पढ़ा था। डिग्री क्या होती है? वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर। मींस किसी पोलिनोमियल में वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर को ही हम क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। और जिस पोलिनोमियल में डिग्री 2 हो उसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। अब आप कहेंगे पोलिनोमियल तो हमने सेकंड में पढ़ ही लिया था, इसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं। तो इक्वेशन और पोलिनोमियल में क्या डिफरेंस है? पोलिनोमियल हमारा नॉर्मली टर्म से बना हुआ होता है कि ये पोलिनोमियल है, लेकिन इक्वेशन के अंदर वो किसी न किसी कांस्टेंट के इक्वल दिया हुआ मिलेगा, तो वो उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c। यही क्यों होती है स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी? क्योंकि डिग्री इसमें क्या है 2, और यहाँ से डिग्री क्या होती जाती है? कम होती जाती है। हमेशा जब हम किसी भी पॉलिनोमियल को लिखते हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म यही होता है कि पहले सबसे बड़ी पावर, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो इस तरीके से अगर लिखा हुआ है तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, अगर नहीं लिखा हुआ तो हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेंगे। तो देखिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है हमारे पास। अब हमें इसका जानना है कि इसके रूट्स कैसे निकलते हैं। रूट्स कितने निकलेंगे? 2। पहले तो ये देखिए, इसके लिए कंडीशन होती है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो वो हमारे पास क्या है? a इज नॉट इक्वल टू 0। मीन्स अगर a ही 0 हो गया तो ये खत्म, और क्या बच जाएगी? लीनियर इक्वेशन बच जाएगी। और लीनियर हमें चाहिए नहीं, हम तो कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए x² का जो कोफिशिएंट है उसका नॉन जीरो होना बहुत जरूरी है। उसका नॉन जीरो होना बहुत जरूरी है। अगर वो जीरो हो गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बचेगी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है, मान लिया कि नॉन जीरो है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास। अब इसके x की, वेरिएबल की उतनी ही वैल्यू निकलती है जितनी उसकी डिग्री होती है। तो यहाँ पे 2 डिग्री है, इट मींस 2 वैल्यू निकलेंगी यहाँ पे x की। अब वो 2 वैल्यू किस मेथड से निकलेंगी और कैसे निकलेंगी ये हमें देखना है। पहले तो कैसे निकलेंगे? नेचर ऑफ द रूट। तो पहले हमें पता होना चाहिए नेचर ऑफ द रूट। तो रूट्स का जो नेचर होगा वो कैसे होगा? देखिए, 3 कंडीशन होगी। पहले तो हमें एक टर्मिनोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट होता है, इसको डी से ही नोटेशन देते हैं हम, कैपिटल डी से। ये क्या होता है? ये होता है हमारे पास b² - 4ac मीन्स स्क्वायर ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x² एंड कांस्टेंट टर्म। मीन्स b² - 4ac इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है? d होता है। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट मैंने निकाला, अब इसके ऊपर डिपेंड करता है नेचर ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए कैसे डिपेंड करेगा। डी हो क्या कर सकता है? डी मैंने निकाला, मान लिया डी क्या क्या हो सकता है? 3 ही कंडीशन हो सकती हैं, या तो नेगेटिव होगा, या पॉजिटिव होगा, या जीरो होगा, क्योंकि जीरो बीच में आता है। मीन्स डी क्या हो सकता है? जीरो से छोटा। डी क्या हो सकता है? जीरो के इक्वल। और डी क्या हो सकता है? जीरो से बड़ा। तो ये तीनों कंडीशन हो सकती है। अब तीनों में रूट देख लीजिए कैसे होंगे। अगर डी जीरो से छोटा आ गया, नेगेटिव आ गया, आप रूट के अकॉर्डिंग पढ़िए इसको कि रूट में डी अगर नेगेटिव आ जाता है तो इमेजनरी हो जाए, नॉट रियल बोलेंगे इसको। इमेजनरी भी बोल सकते हैं, नॉट रियल भी बोल सकते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? नॉट रियल रूट। नॉट रियल रूट्स। फिर हम देखिए इक्वल आ जाता है। रूट में अगर हमारे पास डी जीरो के इक्वल आ गया, रूट में अगर जीरो आ गया तो इसकी वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, तो कोई डिपेंडेंट ही नहीं होगा इसके ऊपर। मीन्स ये जीरो आने से हमारे पास रूट क्या होता है? जीरो का जीरो ही होता है, तो इसके ऊपर डिपेंड ही नहीं कर पाएगा। तो इट मीन्स इक्वल रूट आएंगे दोनों।
इक्वल रियल रूट, मीन्स रूट रियल तो होंगे लेकिन वो इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि जीरो, जो रूट जीरो होता है उसकी वैल्यू जीरो ही होती है। सॉरी, देखिए थर्ड क्या होता है, अगर d जीरो से बड़ा है मीन्स पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो एक बात सोचिए, रूट के अंदर कोई भी वैल्यू है तो रूट में आंसर हमेशा क्या आता है, प्लस माइनस में आता है। इट मीन्स दो रूट निकलेंगे रियल, और वो भी डिस्टिंक्ट मीन्स अलग अलग, तो डिस्टिंक्ट रियल रूट, रियल रूट्स। तो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे अपने पास कब, जब d जीरो से बड़ा होगा, पॉजिटिव होगा तो डिस्टिंक्ट रियल रूट, इक्वल होगा तो इक्वल रियल रूट, और अगर जीरो से छोटा ही आ गया तो रियल रूट निकलेंगे ही नहीं, मीन्स नॉट रियल रूट। तो ये नेचर होता है हमारे पास रूट्स का। अब रूट निकालने के लिए हमारे पास मेथड कौन कौन से होते हैं? मेथड हमारे पास 4 होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे आपके सिलेबस में 3 ही करेंगे। कौन से मेथड है? 3 मेथड है हमारे पास। फैक्टराइजेशन मेथड जो हमने पॉलिनोमियल में ऑलमोस्ट पढ़ लिया था, लेकिन हमें इसमें भी पढ़ना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सबसे इम्पोर्टेंट और स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, लेकिन इसको बहुत अच्छे से करेंगे हम। थर्ड है हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये इस चैप्टर का मतलब ये कहीं रूट ही है, एक तरीके से जड़ है इसकी। अगर ये आ गया तो आप इनको नहीं करेंगे, अगर कहीं पे आपको बोला जाएगा कि अपनी मर्जी से सॉल्व करो तो आप यही मेथड लगाएंगे। ये इजी मेथड है, तो इजी वैसे तीनों ही है, तो हम वन बाय वन तीनों को करेंगे। तो पहले हम आज करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखिए फैक्टराइजेशन मेथड से देखिए हमारे पास क्वेश्चन ये मीन्स इस इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है फॉर x, मीन्स x के मुझे रूट निकालने हैं। तो देखिए पहले तो हम क्या निकाल लेते हैं, d निकाल लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि रूट कैसे होंगे, क्योंकि रूट अगर रियल निकलेंगे ही नहीं तो हम निकालेंगे कहाँ से। तो देखिए पहले हमारे पास इसके रूट चेक कर लेते हैं, a कितना है इसमें, कंपेयर करवाएं हम इस इक्वेशन को। तो हमारे पास a कितना आएगा, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज 1, b कितना आएगा हमारे पास -1, c कितना आएगा -12। तो हमारे पास d क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए क्या आएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स b स्क्वायर 1 माइनस 4a इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू -12। तो इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास आता है 1 प्लस 48, 1 प्लस 48, तो ये आएगा 48 दैट विल बिकम 49। तो ये हमारे पास पॉजिटिव है, मीन्स d इज ग्रेटर देन 0। तो हमारे पास क्या होंगे, रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे, रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। मैंने एग्जांपल पहले ही ऐसा लिया कि एग्जिस्ट करें, लेकिन आपको चेक करना है पहले कि एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं। चलो रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं। अब हम फैक्टराइजेशन मेथड कैसे लगाते हैं, देखिए फैक्टराइजेशन मेथड लगाने के लिए मुझे यहाँ यहीं पे बता देता हूँ मैं आपको, a एंड c का प्रोडक्ट करना है, a और c का प्रोडक्ट करना है हमें सबसे पहले। तो a और c का प्रोडक्ट देखिए क्या आता है, a यहाँ पे 1 है, c यहाँ पे 12 है, तो क्या आएगा प्रोडक्ट -12। अब हमें क्या करना है, 12 के फैक्टर बना लेने हैं। 12 के फैक्टर 2 पे डिवाइड होगा ये, तो क्या बनेगा अपने पास 6, फिर 2 पे डिवाइड होगा 3, फिर 3 पे होगा 1, तो अपने पास फैक्टर क्या बने 2 2 3 1। तो देखिए 12 कैसे कैसे बन सकता है इन्हीं फैक्टर से। मैं अगर आपको कहूँ 1 इंटू 12 बिल्कुल हो सकता है, 12 इंटू 1 ये तो अपोजिट हो जाएगा, तो 12 इंटू 1 2 इंटू 6 3 इंटू 4। तो ये हमारे पास टोटल फैक्टर निकल के आते हैं 12 के, मीन्स 12 कब कब आ सकता है, इस कंडीशन में आ सकता है। तो देखिए इनको, इन तीनों की हेल्प से मुझे क्या करना है, मुझे चाहिए -1 मीन्स मुझे b चाहिए। a और c के फैक्टर बनाओ, a और c का प्रोडक्ट है उसके फैक्टर बनाओ, और मुझे b चाहिए वहां से। या तो आप इनको जोड़ के निकालिए या फिर सब्ट्रैक्ट करके निकालिए, कैसे भी करके। देखिए 1 कहाँ से आता है, 1 12 माइनस 1 11, 12 प्लस 1 13, 6 प्लस 2 8, 6 माइनस 2 4, तो 3 माइनस 1 3 माइनस 4 -1, 4 माइनस 3 ऐड करेंगे तो नहीं आता, 3 4 7 होता है, 3 माइनस 4 करेंगे तो -1 आता है। मीन्स यहाँ से 1 आ सकता है, इन दोनों से नहीं आ सकता, तो इनको तो हम कैंसिल कर देंगे। हमारा फैक्टर कहाँ से आ सकता है, 3 और 4 से आ सकता है। हमारा फैक्टर कहाँ से आ सकता है, 3 और 4 से। मीन्स 1 मुझे कैसे मिल सकता है, या तो इनको जोड़ने से, घटाने से, कैसे भी मुझे इन दोनों से मिल सकता है। अब घटाने से मिल रहा है तो या तो आप 3 माइनस 4 कर दीजिए या 4 माइनस 3, दो तरीके से माइनस कर सकते हैं। देखिए 3 माइनस 4 किया तो -1 बनता है, 4 माइनस 3 किया तो 1 बन सकता है। अब आप देखेंगे कि मुझे -1 चाहिए, हमें b कैसा चाहिए -1, इट मीन्स ये फैक्टर लेना है मुझे, 3 माइनस 4,
3 माइनस 4 फैक्टर लेना है। अब एक चीज और, 3 माइनस 4 की मल्टीप्लाई भी करके देखिए। 3 माइनस 4 की मल्टीप्लाई क्या आएगी, -12। ये मल्टीप्लाई वही आनी चाहिए जो हमारी पहले आ चुकी है, जिसके मैंने फैक्टर किए। तो हमारे पास कंडीशन दोनों सेटिस्फाइड है। मीन सम तो आना चाहिए -1, बिल्कुल आ रहा है, सम -1, प्रोडक्ट -12 बिल्कुल आ रहा है, -12। तो हम ये फैक्टर कहाँ पे रखेंगे, बी की जगह पे इस फैक्टर को रिप्लेस करेंगे। बी से हम इसको रिप्लेस कर देंगे। देखिए बी कहाँ लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की जगह पे, या -1 बोले, इसका कोफिशिएंट क्या था, -1। इस -1 की जगह पे मुझे क्या लिखना है, 3 माइनस 4, तो +3 - 4 इंटू एक्स -12, ये था अपने पास। मैंने कहा -1 को रिप्लेस करना है, मीन्स बी की जगह पे आपको क्या करना है, ये फैक्टर रखना है। तो मैंने बी की जगह पे रख दिया। अब एक्स के अगर अंदर मल्टीप्लाई की जाए तो क्या आएगी, +3x -4x -12 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से होगा। अब देखिए पहले दो में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में सेम एक ऐसी चीज है जो कॉमन आ रही है, x। तो x अगर मैंने कॉमन निकाल लिया तो यहाँ से क्या बचेगा, x, यहाँ से क्या बचेगा, 3। देखिए एक्स स्क्वायर था, एक एक्स बाहर आ गया, एक एक्स बच गया, यहाँ से एक्स बाहर आ गया, 3 बच गया। अब यहाँ से देखिए अगले दो में से आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। मुझे वो चीज कॉमन निकालनी है जिसकी हेल्प से ये बचे। अब मुझे यहाँ से x बचाना है, x बचाना है तो इसके साथ जो कुछ भी है वो कॉमन निकाल दीजिए। -4 इसके साथ था, मैंने बाहर निकाल दी, यहाँ पे क्या बचा, x। अब देखिए आगे माइनस बाहर जा चुका है, प्लस बच गया, 12 में से 4 बाहर जा चुका है, 3 बच गया, दैट इज इक्वल टू 0। अब सोचिए ये दोनों सेम है, तो इस पूरी इक्वेशन में से x +3 बाहर आ गया, x +3 बाहर आया, यहाँ से बचा x, यहाँ से बचेगा -4 एंड दैट विल बिकम 0। अब सोचिए कि दो चीज़ों का प्रोडक्ट, दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट अगर 0 है तो उनमें से एक क्वांटिटी का 0 होना बहुत जरूरी है। तो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। x +3 को अगर मैंने 0 रखा तो x कितना आता है, -3, और x -4 को अगर 0 रखा तो x कितना आता है, 4। तो x की दो वैल्यू निकल कर आती है, -3 और 4। ये है हमारे पास रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज हम फैक्टराइजेशन मेथड ही करेंगे। आपके पास फर्स्ट एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं आप उनको ये फैक्टराइजेशन मेथड से ट्राई करके देखिए और इसको सॉल्व कीजिए। कल हम सेकंड मेथड करेंगे।